नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। झीरम हत्याकांड की रिपोर्ट में सामने आया मंत्री का नाम, अमित जोगी ने दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला। अमेरिका ने 20 महीने बाद किया ट्रैवल बैन खत्म, देश में एंट्री लेने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा जरूरी। कम्युनिस्ट पार्टी की 3 दिन बैठक, एक बार फिर से बीजिंग में, फिर जिनपिंग सरकार। तालिबान ने जारी किया नया फरमान, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने नांगरहार राज्य के टैक्सी ड्राइवर्स को दिया आदेश। पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने छोड़ा आतंकियों को, 6 साथी टेरर फंडिंग केस में किया बरी। झीरम हत्याकांड की जांच कर रहे न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में क्या वर्तमान राज्य सरकार के किसी मंत्री की भूमिका का उल्लेख है? क्या इसकी वजह से ही आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग की जगह राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी है? इन सवालों पर आयोग मौन है, लेकिन राजनीति तेज हो गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए यह बात कही है। अमित ने कहा है कि अगर जांच रिपोर्ट में सरकार के किसी मंत्री का जिक्र होता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल की जगह राज्यपाल या राष्ट्रपति को सौंप सकता है। हालांकि कांग्रेस के वकील ने इसे गलत कहा है। अमित जोगी ने सोमवार को कहा, झीरम रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने तैयार की है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अब तक के सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होने के नाते उन्होंने संभवतः सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में पारित बहुमत के निर्णय का पालन किया है। झीरम हत्याकांड की रिपोर्ट ने मंत्री का नाम अमित जोगी ने दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला। अमेरिका ने 20 महीने बाद ट्रैवल बैन खत्म कर दिया। यूएस ने सोमवार से भारत, मेक्सिको, कनाडा सहित ज्यादातर देशों के टूरिस्ट के लिए फिर दरवाजे खोल दिए। हालांकि अमेरिका में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान मार्च 2020 में ट्रैवल बैन लगाया था। जिन देशों पर बैन लगाया गया था उनमें भारत, चीन, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन सहित ब्राजील, मेक्सिको और कनाडा भी शामिल था। तब से अब तक पिछले 20 महीने से लाखों लोग अपने परिजनों से मिलने का इंतजार कर रहे थे। अमेरिका ने ट्रैवल बैन किया खत्म। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आज से 3 दिन की बैठक कराने वाली है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार सत्ता में लाने पर मुहर लगाई जाएगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं सेंट्रल कमेटी देश के 100 सालों के संघर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों और ऐतिहासिक अनुभवों के आधारित एक रिजोल्यूशन का रिव्यू करेगी और उम्मीद है कि उसे तुरंत पारित कर दिया जाएगा। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी के बनने के बाद से यह तीसरी बार है जब इस तरह का रिजोल्यूशन तैयार किया गया है। पहला रिजोल्यूशन माओ के नेतृत्व में 1945 में और दूसरा डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में 1981 में बनाया गया था। इस बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 300 से ज्यादा सदस्यों की भाग लेने की उम्मीद है। कम्युनिस्ट पार्टी की 3 दिन बैठक और फिर से बीजिंग में जिनपिंग सरकार बनने के आसार। 15 अगस्त से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने नांगरहार राज्य के टैक्सी ड्राइवर्स को नया आदेश दिया है। तालिबान ने इन टैक्सी चालकों से कहा, किसी भी हथियारबंद व्यक्ति को टैक्सी में ना बिठाएं। खास बात यह है कि तालिबान या उससे जुड़े किसी संगठन पर यह आदेश लागू नहीं होगा, यानी तालिबानी या उनके सहयोगी हथियार लेकर किसी भी टैक्सी में बैठ सकेंगे। माना जा रहा है कि यह आदेश आईएसआईएस के आतंकियों पर रोक लगाने के इरादे से जारी किया गया है। इस राज्य को आईएस का गढ़ माना जाता है और यहाँ तालिबान और आईएस के बीच आए दिन खूनी जंग हो रही है। तालिबान का नया फरमान जारी हो गया है।
पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा के 6 लीडर्स को एक टेरर फंडिंग केस में बरी कर दिया है। जमात उद दावा असल में बैन किए गए हैं आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस संगठन ने 2008 में मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 160 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल, मुजाहिद नसरुल्लाह और उमर बहादुर को 9 साल की सजा सुनाई थी, जबकि हाफिज अब्दुल्ला रहमान मक्की को 6 महीने कारावास की सजा दी थी। इन सभी ने लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस तारिक सलीम शेख की अगुवाई वाले डिस्ट्रिक्ट बेंच में अपनी सजा के खिलाफ अर्जी लगाई। अपराधियों के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों पर ठीक से गौर नहीं किया, जिसकी वजह से गलत फैसला सुनाया गया। उन्होंने कहा कि जिस अल अनफाल ट्रस्ट से उनके क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं उसका लश्कर ए तैयबा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट्स ने 2000 में ही लश्कर ए तैयबा को ट्रस्ट से दूर कर दिया था। उनके इस संगठन से जुड़े होने या उसे सपोर्ट करने का कोई रत्ती भर भी सबूत नहीं है। देश के कारोबारी इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ सोमवार को लॉन्च हो गया। कंपनी पेटीएम और आईपीओ करीब 18,300 करोड़ रुपए का। वहीं पेटीएम, जिसके क्यूआर कोड का बोर्ड हर काउंटर पर या उसके पास ही दीवार पर चिपका दिखता है, चाहे वो गांव हो या शहर, चाय की टपरी हो या सुपरमार्केट। आईपीओ का पहले दिन ही यानी 8 नवंबर को 16% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स ने 65% शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं। पेटीएम का आईपीओ 10 नवंबर तक खुला रहेगा। इंटरनेट व भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों के बढ़ते प्रयोग के साथ ही साइबर ठगी, धोखाधड़ी की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। साइबर अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों की ओर से हर रोज नए तरीके अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी ही खबर एक बार फिर सामने आई है। एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड से एचडीएफसी बैंक को सीआरईडी के माध्यम से भुगतान एचडीएफसी में क्रेडिट नहीं हो रहा था। उसने बताया जबकि जितना भी भुगतान करना था वो उसके खाते से काट लिया गया था। उस व्यक्ति ने ट्विटर के माध्यम से शिकायत दर्ज की। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे पास कॉल आया और सीआरईडी कस्टमर केयर अधिकारी के रूप में पेश किया। उन्होंने बताया कि मेरे क्रेडिट कार्ड में एक के साथ कुछ समस्या है जो सीआरईडी के साथ मैप किया गया है, इसलिए उन्होंने मुझे पता टैब प्रबंधित करने में ओटीपी और कार्ड विवरण दर्ज करने के लिए कहा। मैं सीआरईडी मैनेज एड्रेस टैब में कार्ड नंबर सीवीवी एक्सपायरी डेट दर्ज किया, क्योंकि मैंने सीआरईडी ऐप में डेटा दर्ज कर रहा था, इसलिए मैं किसी फिशिंग के बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी ने मेरा ऐप कैसे हैक किया और मैंने ऐप में जो डेटा डाला उसका इस्तेमाल सीआरईडी ऐप के जरिए 49,000 का फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने के लिए किया गया। इसे कुछ गुमनाम खातों में शिक्षा शुल्क के रूप में बनाया गया था, इसलिए कृपया इस तरह के घोटाले से सावधान रहें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को कैराना पहुंचे। वहां उन हिंदू परिवारों से मिल रहे हैं जिन्होंने बढ़ते क्राइम की वजह से कैराना छोड़ दिया था, लेकिन अब वापस लौट आए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर वापसी करने वाले व्यापारियों से मुलाकात की। ये परिवार अपने घर को छोड़कर दिल्ली, हरियाणा और गुजरात तक चले गए थे। मुलाकात के दौरान लोगों ने सीएम योगी से कहा कि पहले वहां गुंडा राज था। एक शख्स ने कहा कि वहां कश्मीर से भी बुरा हाल था। पीड़ितों से बातचीत करने के बाद सीएम योगी बोले कि जो परिवार यहां से गए थे उनमें से ज्यादातर वापस आ चुके हैं। उनको भरोसा दिया गया था कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। सीएम ने बताया कि कैराना में अब पीएसी की चुनौती होगी। सीएम बोले कि हर पीड़ित से मिलना उनका धर्म है। पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। योगी बोले कि मैं उन परिवारों से मिलने आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय पेशेवर अपराधियों की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी,
उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहां पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहां पर रह सके। मैं इसीलिए आज खास तौर पर उन परिवारों से मिलने के लिए और उन्हीं के साथ में हमने दोपहर का भोजन भी लिया है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, हमारे विधायक भी, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी भी, ये सभी लोग, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, ये सभी लोग यहाँ मेरे साथ में इसी बात को लेकर के आए हैं। एक आरटीआई के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आई रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में कुल 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं। जिन राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, उनमें महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात सबसे ऊपर है। ये आंकड़े एक आरटीआई के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चिंता जताई है कि कोविड महामारी के चलते गरीब लोगों में स्वास्थ्य और पोषण से बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं। मंत्रालय के मुताबिक 14 अक्टूबर 2021 तक देश में 17.76 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे और 15.46 लाख बच्चे मध्यम तौर पर कुपोषित हैं। 33.23 लाख कुपोषित बच्चों का यह आंकड़ा देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पोषण ट्रैकर ऐप से लिया गया है। पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में नवंबर 2020 और 14 अक्टूबर 2021 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में 91% की वृद्धि देखी गई। यह संख्या 9.27 लाख से बढ़कर 17.76 लाख हो गई। कछु नहीं है तो उन्हें इतवार से सूजन चढ़ी हुई है। सूद नहीं धल्ले गए, मारो नहीं। फिर जांच कराई से कोई खून की कमी है, तीर क्या है, फिर टीकमगढ़ ले गए। शाम के 5 बजे ख़त्म हो गए थे। पहले इलाज कराते रहे तो शीशी देते रहे, सुबह पेट नहीं फूल जा, सुबह शीशी दई सो इन्हें मालिश करो दूध ना, सुबह सही हो गया। फिर इतवार रखूँ एकाएक सूजन दिखानी इन पे, हाथन पे, गुड़न पे, उधर नहीं धल्लेगा, उधर नहीं ख़त्म हो गए। जो लाल थे सो पीले पे आ गए, जो पीले हटे जो हरे पे आ गए, और कुछ 1-2 बच्चा हैं जो वो लाल पे है। अति कुपोषित नहीं है, केवल लाल और पीले की श्रेणी के बीच में है। अब जब मिलो तो दो महीना हो गए हैं। जब मिले तो एक तेल का पाउच मिलो तो, और है सो जब दाल मिली थी 1 पैकेट और किलो पीसी मिली थी। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने वाला पंजाब पहला कांग्रेस शासित प्रदेश बन गया है। रविवार को पंजाब सरकार ने पेट्रोल 10 रुपये और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर टैक्स कम कर दिया था। दाम करने के अगले दिन पंजाब सरकार ने विज्ञापन जारी किया। इसमें बताया गया कि अब पंजाब में पेट्रोल डीजल कई राज्यों से सस्ता हो गया है, लेकिन इस विज्ञापन ने कांग्रेस शासित राजस्थान पर ही सवाल खड़े कर दिए। विज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा है। वहां पेट्रोल 116.27 रुपये प्रति लीटर और डीजल 100.46 रुपये प्रति लीटर है। विज्ञापन में सीएम चरणजीत चन्नी की फोटो लगी है और बताया गया है कि पंजाब में अब पेट्रोल के रेट 95 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 83.75 रुपये हो गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस के रूप में जो रेवेन्यू केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है, उस पर राज्य सरकार वैट लगाती है। महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार को इसमें और अधिक कमी करनी चाहिए। इससे राज्यों का वैट अपने आप ही कम हो जाएगा। आम आदमी पार्टी गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करके दिखाया है, अब गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक स्कूल खुलवाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खुलेगा।
गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देने में समय लगेगा, लेकिन जब तक रोजगार नहीं देते तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर महीने 3,000 रुपए देंगे। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर चन्नी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सिद्धू ने कहा है कि पंजाब के पहरेदारों ने बेअदबी केस में इंसाफ दिलाना था, लेकिन वही ढाल बन गए। सिद्धू ने सस्ती बिजली और पेट्रोल डीजल पर भी सरकार को घेरा। सिद्धू ने कहा कि बिना बिजली समझौते सस्ती बिजली कहां से दोगे? पेट्रोल डीजल सस्ता किया, लेकिन क्या 5 साल तक ऐसा रहेगा? सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी तो बदल दिया गया। उन्होंने चन्नी सरकार पर भी इस तरह का आरोप लगाया। सिद्धू की सीएम पद को लेकर बेचैनी भी दिखी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का पंजाब प्रधान हूं, लेकिन मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। सिद्धू ने यह भी कहा कि चरणजीत चन्नी को मैंने नहीं, कांग्रेस हाईकमान ने सीएम बनाया है। कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार रात कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में दोनों पक्षों से 12 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बता दें कि रविवार रात इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के नई बस्ती गांव निवासी वीरेंद्र कुमार और ग्रीश तिवारी के बीच विवाद हो गया। गांव में कूड़ा डालने को लेकर विवाद शुरू हुआ। कुछ देर तक दोनों पक्षों में नोकझोंक होती रही और फिर मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। इसमें कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सभी घायलों की हालत में सुधार है। इंदरगढ़ थाना अध्यक्ष आरपीएन त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर की हवा अब दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो गई है। सुबह 9 बजे तक कानपुर में पॉल्यूशन का स्तर देश में अपने चरम पर था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली में पंजाबी बाग में सबसे ज्यादा 411 AQI दर्ज किया गया, जो सांस लेने लायक भी नहीं था। देश में पॉल्यूशन के मामले में कानपुर और लखनऊ टॉप 5 शहरों में रहते हैं। कानपुर, आगरा, लखनऊ और मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब दर्ज किया गया। चारों शहरों में PM 2.5 AQI और 400 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, जो सांस लेने में बेहद ही खतरनाक है। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।